पृथ्वी गर्म हो रही है। पिछले 150 सालों में पृथ्वी की जलवायु में तेजी से परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव जनित है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने खास उपहारों से नवाजा है। उत्तर और दक्षिण में घने जंगल, बीच के मैदानों में हरी भरी धान की बालियां, महानदी, शिवनाथ और इंद्रावती जैसी कई छोटी बड़ी नदियां लोगों के जीवन और सभ्यता का आधार हैं। एक बड़ा सवाल, क्या प्रकृति के ये खास वरदान सुरक्षित हैं? क्या पिछले बरसों में पर्यावरण में आ रहे बदलावों को हम समझ पा रहे हैं? जो सबसे पहला फर्क दिखता है वो तो भूमिगत जल का नीचे चले जाना। तो अगले साल की फसल में पानी तो सही आया, रोपा लगते समय लगाए जरूर, बाकी कीड़ा का उत्पन्न ज़्यादा आया। अभी धान का इस साल का पैदावार बहुत ही अच्छा रहा, बरसात का बहुत बढ़िया मौसम रहा। पिछले 71% हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ। अभी बीच में पानी खलो गिरी तो हमारा 50-60 बोझा छीन खलो नुकसान हुई और ओकर साथ में हमारा 2 बच्चा के खलो तबीयत खराब हुई। ये सारे बदलाव जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अब ये तेजी से अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं पीने तक के लिए पानी नहीं। मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। इस स्थिति से कृषि और आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। हमारी आज की जीवन शैली, जरूरत और लालच ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैसें धरती के तापमान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी में जीवन संभव है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी के कारण धरती पर खतरा मंडरा रहा है। वन प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, परंतु वन विश्व भर में विभिन्न कारणों, विशेषकर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण तेजी से घट रहे हैं। पिछले 250 सालों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पूरी दुनिया में लगभग 41% ऊर्जा कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से आती है। कोयले के जलने से हर साल लगभग 5 बिलियन टन से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में पहुंचती हैं। 1880 के दशक में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 290 ppm पार्ट्स पर मिलियन थी। वर्ष 2000 के आते आते यह मात्रा 400 ppm तक बढ़ चुकी थी। IPCC असेसमेंट रिपोर्ट्स लगातार सावधान कर रहे हैं कि यदि हम अब भी अलर्ट न हुए तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन की मात्रा में 25 से 30% तक बढ़ोतरी की संभावना है। धरती पर बढ़ती गर्मी के रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2000 से 2016 के 16 वर्ष बीते 100 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्षों में शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग धरती को लगातार बीमार कर रहे हैं। इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। कई दशकों में हुए इस परिवर्तन को हम एकाएक ठीक नहीं कर सकते, किंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों पर नियंत्रण कर, बदलते जलवायु के अनुसार खुद को ढालकर और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले उपायों को अपनाकर हम काफी हद तक दुनिया और मानव जाति को कई खतरों से बचा सकते हैं। Climate change is a problem of unprecedented magnitude. We're seeing extreme weather events across the globe and it's affecting everyone.
Nations have been dealing with this problem for over 30 years with negotiations, but the world is reaching a real tipping point and we need to take serious action. The historic Paris Accord of 2015 charted a common path forward for taking action and preventing dangerous climate change. We now need to deliver on that commitment, and that's going to take serious collaboration. Developing and developed countries are going to need to share resources, technology, and knowledge to deliver on the promise of the Paris Accord. वर्ष 1989 में जिनेवा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके तहत वर्ष 1988 में IPCC का गठन हुआ। वर्ष 1990 में IPCC ने प्रथम रिपोर्ट जारी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के परिणाम से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास पर रियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका उद्देश्य पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है, जिससे पर्यावरण में मानव जनित दखल कम किया जा सके। इसके पश्चात UNFCCC फ्रेमवर्क पर मंजूरी देने वाले देशों का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1995 में बर्लिन में हुआ एवं तीसरा सम्मेलन वर्ष 1997 में क्योटो जापान में हुआ, जिसमें Annex 1 यानी विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य दिया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 से लागू हुआ। प्रतिवर्ष होने वाले COP सम्मेलन में फ्रेमवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई एवं ठोस कदम उठाने की तैयारी की गई, जिसके तहत वर्ष 2007 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 13वें कॉन्फ्रेंस में बहुत से देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का संकल्प लिया। इसी के आधार पर भारत सरकार ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC की घोषणा की। NAPCC के तहत सभी राज्यों को अपनी जरूरतों और चुनौतियों के आधार पर कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPCC 2009 से बनना शुरू हुआ, जो वर्ष 2013 में राज्य सरकार एवं 2014 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इन 8 क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, वन और जैव विविधता, जल संसाधन, शहरी विकास, यातायात, ऊर्जा, उद्योग और खनन एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकताएं तय कर लघु एवं दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर कार्य योजना बनाई गई है। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान को सामुदायिक स्तर पर चर्चा कर एवं विभिन्न हितग्राही विभागों के साथ कंसल्टेशन कर तैयार किया गया है। इस कार्य योजना में स्थानीय स्तर पर समावेशी आर्थिक विकास, आजीविका के टिकाऊ साधनों और पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा बड़ा नुकसान खेती में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। प्रदेश के बड़े हिस्से में मॉनसून आधारित धान की खेती होती है। वर्ष 2014 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का 31% क्षेत्र ही सिंचित है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इससे दिनों दिन जमीन का जल स्तर नीचे जा रहा है।
धान की खेती अधिक पानी की जरूरत वाली खेती है, इसीलिए कम एवं अनियमित बारिश और घटते भूजल स्तर की मार भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर अधिक पड़ेगी। बदलते मौसम चक्र के कारण प्रदेश के कई जिलों में अर्ध सूखे के हालात हो गए हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ने की संभावना है और हमारे अपना जो अध्ययन जो चल रहा है इस पे हम लोगों ने पाया है कि वर्षा का जो मात्रा है वो कम हुआ है। जैसे पहले यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा राज्य की लगभग जो है 1400 से 1600 मिलीमीटर था, जो वर्तमान में 1200 से 1400 में आके सिमट गया है। अब वर्षा की मात्रा एक चीज़ है जिसमें कमी दर्ज की जा रही है, इसकी तीव्रता, कितने दिन पानी गिर रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि पहले जैसे 88 दिन 90 दिन तक पानी भी गिरता था साल भर में, अब वो 65 दिन में आके सिमट गया, तो पानी की मात्रा कम हो गया। दूसरा, पानी गिरने के दिनों की संख्या में कमी भी पाई जा रही है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके खतरों को कम करने के लिए रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि मौसम की जानकारी देने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शुरू की गई है। नई तकनीक और उन्नत खेती के तरीकों से किसानों को जोड़ा जा रहा है। उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचते हुए यहाँ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से आता है। इन ताप घरों में बहुत प्रदूषण उत्पन्न होता है। कोयला खदानें और इसे जलाकर बनाई गई बिजली दोनों ही धरती पर खतरा बढ़ा रहे हैं। इन खतरों को कम करने के लिए यहाँ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बदले सौर ऊर्जा, बायोमास गैसीफायर और माइक्रो हाइड्रो पावर के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 21वीं सदी के आधुनिक शहर नया रायपुर में 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रदेश के वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है। जलवायु में आ रहे व्यापक परिवर्तन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी है। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। तेजी से बढ़ते हुए वाहन एवं उद्योगों के धुएं हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। आधुनिक हरित और सर्व सुविधायुक्त शहर के रूप में छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर को बसाया जा रहा है। 8000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले नया रायपुर में आधुनिक शहर की सारी विशेषताएं एवं सुविधाएं मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और हरियाली बढ़ाने यहाँ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के साथ ही अनेक सरोवरों, उद्यानों, बॉटनिकल गार्डन एवं जंगल सफारी का निर्माण किया गया है। प्रदूषण मुक्त शहर की कल्पना के साथ नया रायपुर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS शुरू की गई है। यह योजना वर्ल्ड बैंक के टिकाऊ शहरी यातायात परियोजना का हिस्सा है और नया रायपुर में परीक्षण के बाद इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकेगा। निजी वाहनों के बजाय परिवहन के सार्वजनिक साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने रायपुर और नया रायपुर के बीच अनेक सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने नया रायपुर की सभी प्रमुख सड़कों पर साइकिल चलाने वालों के लिए अलग से साइकिल लेन बनाए गए हैं। सड़कों पर सौर ऊर्जा से जलने वाली
लाइटें लगाई गई हैं। राज्य के लोगों को तीव्र और बेहतर यातायात सुविधाएं मुहैया कराने पुरानी सड़कों में सुधार के साथ नई सड़कों एवं पुल पुलियों का जाल बिछाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की धरती में अनेक खनिजों के उत्पादन और उन पर आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। देश का 15% सीमेंट यही बनता है, जबकि कोयला भंडार के मामले में यह देश में तीसरे नंबर पर है। खनिज की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कितना संपन्न है, इसी से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ देश में टिन उत्पादन में पहला और लौह अयस्क के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे अयस्क भी यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं। खनिज और उद्योग राजस्व प्राप्ति के ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक और खनन नीति तैयार करते समय इन पक्षों का भी विशेष ध्यान रखा है। नई नीतियों में रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर सरकार ने जोर दिया है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश के बलरामपुर जिले के तातापानी में देश का पहला जियोथर्मल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से है पानी। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। पेयजल, निस्तारी, खेती और उद्योग में पानी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा महानदी पूरा करती है। बस्तर की नदियों को छोड़ दें तो शिवनाथ, अरपा, हसदो, सोंढूर एवं जोंक जैसी प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां महानदी में मिलकर इसका हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ के ज्यादातर नदी नाले बरसाती हैं, इसीलिए आज जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण बेहद जरूरी हो गया है। छत्तीसगढ़ एक व्यापक जल नीति तैयार कर रहा है, जिसके तहत खेती और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने, साथ ही इसके प्रबंधन और संरक्षण पर खास जोर दिया जाएगा। राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं के अंतर्गत जल संसाधनों के प्रबंधन के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तालाबों के निर्माण कर वर्षा जल के संग्रहण, चेक डैम निर्माण और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। सभी प्राणियों के लिए अनुकूल जलवायु का आधार है वन। जलवायु में परिवर्तन के सबसे बड़े कारणों में घटते वनों को ही माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 44% हिस्से में वन हैं और ये वनांचलों में रहने वालों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। शासन के राजस्व का एक बड़ा भाग भी इन वनों से ही आता है। ग्राम सभा, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, वन विकास निगम और वन विभाग द्वारा राज्य के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। बिगड़े वनों के सुधार, क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं हरियर छत्तीसगढ़ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रदेश की हरियाली बढ़ाई जा रही है। साथ ही यहाँ के वनवासियों के बेहतर जीविकोपार्जन की दिशा में कई काम हो रहे हैं। प्रदेश के 44% क्षेत्र में जंगल होने के कारण नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उनमें प्रमुखतः कुपोषण, मलेरिया तथा एनीमिया, जिसे खून की कमी भी कहा जाता है,
पिछले लगभग एक दशक में शिशु मृत्यु दर को कम करने में प्रदेश ने बड़ी सफलता पाई है। बच्चों का पोषण स्तर सुधारने की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषित बच्चे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेलने में कमजोर होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम चक्र में हो रहे उतार चढ़ाव के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता भी उनमें कम होती है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत तय की गई रणनीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और इसके लिए मजबूत अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के गांवों में भी बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। कोल्ड चेन की जरूरत वाले टीकों को भी दूर दराज के विद्युत विहीन गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्रीजरों में सुरक्षित रखकर टीकाकरण कार्यक्रमों का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में तेजी और कसावट लाने प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ में स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत मानव जीवन, पर्यावरण और आजीविका से जुड़े 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यनीतियां बनाकर वर्तमान और भविष्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की भी स्थापना की गई है। संस्थागत प्रयासों के साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक और अक्षय स्रोतों के उपयोग, ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले कारकों और नई तकनीकों की स्वीकार्यता बढ़ाने लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। दुनिया के सभी देशों को आर्थिक विकास का ऐसा मॉडल अपनाने की जरूरत है जो पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल हो, दक्ष, साफ सुथरा और बहुत कम प्रदूषण फैलाने वाला हो। जलवायु परिवर्तन पर समेकित प्रयास कर हम छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे विश्व में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल या चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं।